केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात उस बड़े फैसले की जिसने दिल्ली से लेकर पूरे देश के विश्वविद्यालयों में खुशी की लहर फैला दी। बात उस इंसाफ की जिसने सड़कों पर उतरे हजारों छात्रों की उम्मीदों को जिंदा रखा है। यूजीसी के जिस नए नियम को लेकर देश का सवर्ण छात्र खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था, जिस कानून को सवर्णों के खिलाफ एक हथियार माना जा रहा था, आज उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के नाम पर भेदभाव का नया नियम सही नहीं है और ये स्टे उन छात्रों की जीत है जो पिछले कई दिनों से आवाज उठा रहे थे कि न्याय की आड़ में उनके साथ अन्याय हो रहा है। कोर्ट ने साफ पूछा है कि इन नियमों की भाषा इतनी उलझी हुई क्यों है, क्यों इसमें किसी के भी फंसने का खतरा बना हुआ है। चीफ जस्टिस की तल्ख टिप्पणियों ने आज पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया है और कोर्ट में क्या दलीलें दी गई हैं, अब स्टे लगा है यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण विरोध में क्यों थे और अब आगे क्या होगा, और क्या नौकरशाही के जाल ने केंद्र सरकार को नियमों के जाल में उलझा दिया है। पूरी जानकारी विस्तार से आपको प्रहार में देने वाले हैं। दूसरी खबर मिडिल ईस्ट में उठते उस तूफान की है जो अब सिर्फ दो देशों की तनातनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। समंदर में जंगी बेड़े आमने सामने, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और मिसाइल यूनिट्स फुल अलर्ट पर हैं। और खबर अब यह है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ जवाब नहीं होगा बल्कि ऐसा नुकसान होगा जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। समंदर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों पर सीधी नजर है, यानी जंग की हालत में इस बार पलड़ा एक तरफा भारी नहीं होगा। अमेरिका का दबाव बनाकर डर पैदा करने की जो रणनीति रही है वो इस बार ईरान पर काम नहीं करने वाली। ईरान ने पिछली बार से सबक लेते हुए इस बार तैयारी बड़ी कर रखी है, यानी जंग हुई तो खर्च अमेरिका का होगा और नुकसान भी अमेरिका का ही होगा और असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कैसे बार बार धमकी देने वाला मॉडल इस बार उल्टा पड़ने वाला है, इस पर भी डिटेल देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात यूजीसी रेगुलेशन की जिसको लेकर कोर्ट की टिप्पणी के बाद सवर्ण छात्रों में जश्न का माहौल है। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उस नियम की जिसके इरादों में बंटवारे की सोच शामिल थी, लेकिन देश के हिंदुओं ने यह साफ कर दिया कि अब हिंदू जातियों के नाम पर बंटने वाला नहीं है, क्योंकि दशकों से कभी जाति, कभी भाषा, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर बंटता आ रहा है हिंदू। आज तक इसका कर्ज चुका रहा है। यह एक ऐसी भूल है जिसने हिंदुओं को हमेशा हमेशा मैं कहूंगी पीछे ढकेला, लेकिन अब हिंदू सनातन का झंडा लेकर आगे और बंटवारे वाले पीछे हैं। और यही वजह है कि आज यूजीसी नियमों पर सुप्रीम ब्रेक लगते ही पूरे देश में हिंदुओं के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसे ही कोर्ट ने ये डायरेक्टिव दिया कि इस ऑर्डर पर स्टे लगाया जा रहा है, इस रेगुलेशन को लागू अभी नहीं किया जा रहा, उसके बाद इस तरह जश्न की तस्वीरें सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूजीसी नियमों को लेकर आज कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ ये भी आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या सुनवाई के दौरान कहा गया, याचिकाकर्ता ने क्या कहा, सीजीआई ने क्या पूछा, चलिए सारी डिटेल आपको फटाफट ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं, आपको बताते हैं कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। देखिए, सीजीआई सूर्यकांत ने पूछा कि नए नियम सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए काफी भेदभावपूर्ण है। उन्होंने ये बात कही, नियम असंवैधानिक है, उनकी तरफ से महत्वपूर्ण टिप्पणी आई। यूजीसी एक्ट 1956 का ये उल्लंघन है, जो परिभाषाएं दी गई हैं वो भी अस्पष्ट है, यानी क्लैरिटी नहीं है इसमें। दुरुपयोग की बड़ी आशंका सीजीआई ने जाहिर की।
नियम केवल एससी, एसटी और ओबीसी को संरक्षण देते हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, उनकी शिकायत का कोई रास्ता नहीं है। ये याचिकाकर्ता ने कहा कि ये तो रास्ता ही नहीं है, क्या करेंगे आगे। उन्होंने वो जो कंसर्न था छात्रों का, उसे लेकर सवाल पूछे। सीजीआई ने इस पर क्या पूछा कि क्या हम पीछे जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। सीजीआई ने पूछ लिया कि हम पीछे जा रहे हैं क्या। सीजीआई ने यह भी कहा कि नियमों के दुरुपयोग की आशंका, ये जो नियम लाया गया इसका बहुत मिसयूज हो सकता है, समाज में ये विभाजन पैदा कर सकते हैं, डिवाइड क्रिएट कर सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि इसका बहुत खतरनाक प्रभाव होगा। उन्होंने बहुत गंभीरता से इसे लिया और कहा कि अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल क्यों, ये तो बांटने जैसा है। उन्होंने खुद इसको लेकर टिप्पणी की है। कोर्ट के अंदर क्या हुआ, हम एक एक बात आपको बता रहे हैं। अब आप समझिए, सीजीआई ने यह भी जिक्र किया कि आजकल अंतर जातीय विवाह होते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत कॉमन है। अलग जाति आधारित परिभाषा क्यों रखी जा रही है आज के जमाने में। याचिकाकर्ता के अलावा जो दलीलें सामने आ रही थी, एक और जो जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि भारत की एकता संस्थानों में दिखनी चाहिए और नियम एकता के उलट प्रभाव डाल सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और अब जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने सुझाव भी दिया है कि नियमों की एक्सपर्ट कमेटी से दोबारा जांच कराई जाए, समझा जाए कितने व्यवहारिक हैं ये। कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और नियम जो यूजीसी का ये रेगुलेशन आया था 2026, ये लागू नहीं है, ये अभी लागू नहीं होगा। कोर्ट ने क्या कहा है कि 2012 का जो यूजीसी का रेगुलेशन है वही चलता रहेगा और अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च इसको लेकर तय की गई है। अब इस चीज को लेकर देखिए, जो याचिकाकर्ता है वो खुश हैं क्योंकि उनकी जो कोशिश थी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, जिनको इस पूरे लॉ के चलते स्वाभाविक तौर पर अपराधी ही बना दिया गया था, उसको लेकर वो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कोर्ट ने उनकी सुनी। वकील क्या कह रहे हैं, याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। सीजीआई ने यहाँ स्पेसिफिकली कहा कि बिल्कुल हमें ये देखने से लगता है कि सेक्शन 3 को यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं थी और इसको अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने कहा कि जो जनरल कैटेगरी, हमारी तरफ से आर्गूमेंट दिए गए थे, ऐसे इंसिडेंट साइट किए गए थे जहाँ पे जनरल कैटेगरी को भी टारगेट किया गया और उन्होंने कहा है, माना है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किसी के साथ भी हो सकता है, जाति के आधार पर। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की आप बात नहीं कर सकते, पर्टिकुलर कास्ट की आप बात नहीं कर सकते। तो इसलिए समानता का अधिकार की बात जो हमारा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 हमारा संविधान करता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ इस पूरे रूल्स में मिसिंग है और इसी को लेकर सीजीआई ने कहा कि इसमें शायद बदलाव की जरूरत है और इसी को लेकर इसको स्टे कर दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की। देखिए, अब देश के हिंदुओं ने जातियों में बंटने से इनकार किया तो वहीं मिठाई बांटकर जश्न भी मनाया जा रहा है। आपको जरा तस्वीर के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह का उत्साह कोर्ट के इस डायरेक्टिव के बाद है। इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम ही नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के तमाम विश्वविद्यालयों के सर्व समाज सभी जाति के धर्म से आने वाला लड़का छात्र ये स्वागत करता है। जो ये छात्र को बांटने का काम ये सरकार कर रही थी, आज उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया और बोला है कि 2012 के तहत जो भी यूजीसी के रूल थे उसके रूल पे पूरे महाविद्यालय और जितने विश्वविद्यालय सब चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। आज हम लोग बहुत एक बड़ी जीत हुई है आप लोग। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बहुत बहुत आभार, मीडिया के हर साथी हर बंधु का आभार। और एक जाति नहीं आज जीती, आज पूरा छात्र समुदाय जीता है। सरकार खुद ही कहती है कि हिंदू कटेंगे तो हिंदू बटेंगे और एक खुद ही जातियों में बांट रहे हैं। सरकार ने अपनी ये मांग रख दी है यूजीसी के खिलाफ, इसमें हमारा हर एक हिंदू आदमी बटता जा रहा है। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी हिंदू आदमी बटे। हम लोग एकताशील होते हैं और एकताशील हमें बना के रखनी चाहिए। सही रोक लगाई है, इसमें बहुत सारी चीजें जो सुधार करने योग्य होना चाहिए। इसमें एक डिफॉल्ट ये था कि जो बच्चा यूजीसी के तहत कंप्लेन करता है, अगर वो गलत हुआ तो उसके ऊपर कंप्लेन नहीं होगी। ये गलत है, अगर गलत है तो उसके ऊपर कंप्लेन होनी जरूरी है। इस पे ये सुधार करना चाहिए। मतलब पूरे भारत भर के आदमी आते हैं, लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, हम लोग सभी तो हर जाति के आते हैं। तो हमको अगर भेदभाव करना सिखाया जाएगा अभी से तो हमारे दिमाग में तो वही चलता रहेगा ना सर।
और देखिए अब इस मामले पर सियासत भी पीछे नहीं है, तो इसके पीछे की वजह क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। सियासत क्यों पीछे नहीं है जान लीजिए। यूजीसी को लेकर पूरे देश में सियासी बवाल कटा। बीजेपी से सवर्ण समाज के लोग बहुत नाराज दिखाई दिए और इसी बात का फायदा कुछ राजनीतिक दलों ने उठाया, भरपूर उठाया। हालांकि विपक्ष यूजीसी के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन हिंदुओं ने बंटने से इनकार कर दिया और पूरे देश में यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दी। अब विपक्ष के सुर बदले हुए दिखाई दिए और हिंदुओं ने एक साथ इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी जीत है। सवर्ण समाज के लिए हम कहेंगे फिर से कि ये बहुत बड़ी जीत है। और इस पूरे मामले को लेकर सियासत कैसे तेज हुई है वो भी आपको सुनवा रहे हैं। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। अरे हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, करते हैं। जिसको केंद्र सरकार खुद देख रही हो, केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त कर दिया हो कि भाई किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। जिसको खुद केंद्र सरकार देख रही है उस पर खुद ध्यान। सरकार की जो नीति होती है, सबको ध्यान भटकाना, सबको बेवकूफ़ बनाते रहना जन कल्याण का नहीं होता। सरकार चाहती नहीं है कि कोई ऐसी नीति बने जिससे सबको हित हो और जनता का लाभ हो। देखिए अब सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता, क्या उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाता। आरक्षण की व्यवस्था तो समाज को बराबरी का हक दिलाने के लिए शुरू हुई थी, अब यह खुलेआम बदले की भावना में क्यों बदल गए। ऐसे में आज हम उस डर के बारे में भी बताते हैं जिसके चलते हिंदू यूजीसी का विरोध कर रहे थे। चलिए जानकारी फटाफट आपके सामने रख देते हैं। देखिए SC ST या OBC छात्र अगर शिकायत करते हैं तो ये शिकायत जातिगत भेदभाव को लेकर होती है। शिकायतकर्ता इससे सवाल नहीं होता, आरोपी से सबूत मांगे जाते हैं। आरोपी को साबित करना होगा कि उसका दोष नहीं है। सवर्णों का कहना है कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। ऐसे में ये किस तरह की समानता है। डर की वजह SC ST का इतिहास भी है, जहां जांच प्रक्रिया आरोपी को दोषी ठहराने में जुट जाती है। पूरा खेल इसी का हो जाता है। नैरेटिव कर दिया जाता था कि आरोपी ही दोषी है और ऐसे में 24 घंटे में कौन सी जांच संस्थान में हो पाएगी इतने कम समय में। सवाल है, यही बहुत महत्वपूर्ण है कि तथ्य है जांच कमेटी में कोई जनरल का प्रतिनिधि भी नहीं, कोई जनरल कैटेगरी का, सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि नहीं रखा गया है। अगर इक्विटी मेंटेन करनी है तो आपको हर एक वर्ग का प्रतिनिधि रखना चाहिए और जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधि ना रखना अपने आप में बताता है कि कैसे इसको लेकर संशय हो सकता है। और आप समझिए कि इसको लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा था और यही वजह है कि अब गुस्से को सुनते हुए कोर्ट ने अहम फैसला ले लिया है, रोक लगा दी है 19 मार्च के बाद। अब क्या होता है इस पर हमारी नजर, इसी से जुड़ी आपको जानकारियां हम दे रहे थे, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको लेके चल रहे हैं उस जगह पर जहां बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ आज गणतंत्र दिवस का समारोह समाप्त हो रहा है। औपचारिक समाप्ति ऐसे ही होती है। विजय चौक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये अपने आप में बहुत खास तस्वीरें हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के जिस कार्यक्रम का देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वही तस्वीरें राष्ट्रपति का काफिला आप देख रहे हैं और औपचारिक समापन इसे कहते हैं। बीटिंग रिट्रीट जो हो रहा है, सेनाओं की एकता, अनुशासन और गौरव के प्रतीक का वो समारोह। अब देखिए कितने सारे लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी मनमोहन भारती धुनों से ये पूरा इलाका गूंज जाएगा। रायसीना हिल्स जो आप देख रहे हैं और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करेंगे, जिनका काफिला बस पहुंच चुका है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बैंड्स पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं और यही वजह कि देखिए बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ये जो सेरेमनी है एक तरह से सेना के बैरक में लौटने का प्रतीक होती है और हर साल 29 जनवरी को रायसीना हिल्स और विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी मनाई जाती है, जिसकी तस्वीरें आप देखिए काफिला आ रहा है बीटिंग रिट्रीट और काफिला पहुंचने के साथ ही जिसका आयोजन जो आधिकारिक कार्यक्रम है 29 जनवरी वो शुरू हो जाएगा। मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
पहले युद्ध के समय में होता था कि बिगुल बजाकर सैनिकों को संकेत दिया जाता था कि लड़ाई रोक दी जाए और सभी अपने शिविर में लौट जाया करते थे। प्राचीन परंपरा को और यहाँ जो परंपरा है बीटिंग रिट्रीट समारोह की, ये वही परंपरा है जो निभाई जा रही है। तीनों सेनाओं के कमांडर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, उनके काफिले की तस्वीरें देख रहे हैं। युद्ध के मैदान में हुआ था, जहां काफिला पहुंच चुका है और अब आधिकारिक शुरुआत हो जाएगी इस सेरेमनी की। आगमन हो कुछ देर में वो तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। देश के माननीय ये वो गौरवशाली परंपरा है जो गणतंत्र दिवस के समारोह के औपचारिक समापन का प्रतीक मानी जाती है। कुछ ही समय में सजीले शानदार घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ The arrival of the Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, here at Vijay Chowk. माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन होगा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के कमांडेंट है कर्नल अमित बेरवाल। Music and the military have always been historically intertwined. The use of music in war and peacetime dates back to antiquity. जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री से देखिए मुखातिब होते हुए, रक्षा मंत्री वहां मौजूद हैं। सीपी राधाकृष्णन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री से मुखातिब हुए, रक्षा मंत्री से मुखातिब हुए, कई केंद्रीय मंत्री और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख यहाँ पर उनकी मौजूदगी आप देख रहे हैं। Very impressively, here comes the president's cavalcade. और यहाँ पर राष्ट्रपति का कैवलकेड अब पहुंच रहा है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तीनों सेनाओं की जो प्रमुख हैं, उनका पहुंचना, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंग। विजय चौक से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल सर जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ कर्नल मयंक चौबे सर जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। दयाल सर, ये जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत मनमोहक हैं ये तस्वीरें, और रायसेना की जो शान है वो इन तस्वीरों के जरिए आज औपचारिक समापन हो रहा है और ये हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति पहुंच गए हैं, तीनों सेनाओं की अध्यक्ष। स्क्वाड लीडर लाइमा पोकपम रूपाचंद्रा सिंह हैं और ये एक ऐसा इवेंट है रिपब्लिक डे का, पूरे रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस का जो कल्मिनेशन पॉइंट है। हो रहा है तो बड़े हर्षोल्लास से लोग इसको देखते हैं, इसकी इंतजार करते हैं। ये काफ़ी कुछ रिफ्लेक्ट करता है, एक ऐसा इवेंट जो रिफ्लेक्ट करता है कंप्लीट। जैसे आज के दिन तो रिपब्लिक डे परेड के समापन दिवस, लेकिन एक्चुअली ये बीटिंग रिट्रीट जो है ये बहुत हिस्टोरिक है, सोल्जर की लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऐतिहासिक तौर पे सेनाएं जब शाम को दिन भर लड़ाई करके जब रिट्रीट करते थे बैक टू बैरिक्स या बैक टू पेविलियन या बैक टू अपनी जो टेंटेज उन दिनों में वही होंगे, तो वो बीटिंग रिट्रीट उसका एक सिंबल है। उस सिंबल है कि भाई दिन में आपने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, आपके वैलर का, आपके सेक्रीफाइसेस का और आपकी सलाम का, वो उन दोस्तों का, उन साथियों को सलाम जो उस युद्ध में, जो उस देश की सुरक्षा में उस टाइम पे, जो उस दिन जो अपना हाईएस्ट बलिदान दिया, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, मातृभूमि की सुरक्षा के लिए। तो ऐतिहासिक तौर पे ये लड़ाई से जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक तौर पे सेना से जुड़ा हुआ है, सोल्जर से जुड़ा हुआ है, और अब ये हमारे रिपब्लिक से जुड़ा हुआ है कि रिपब्लिक, हम उन लोगों को सलाम करते हैं, उन वीरों ने जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, जो आज़ादी दिलाते दिलाते वीर गति को प्राप्त हो गए, उन वीरों को, जिन वीरों ने इस देश की आज़ादी को, इस देश की जिसको सुरक्षित रखा, इस आज़ादी को पिछले 77 साल में जिन्होंने बरकरार रखने के लिए, इस मातृभूमि को दुश्मन से बचाने के लिए अपना जो है हाईएस्ट बलिदान दिया, प्राणों की आहुति दी देश की सुरक्षा की, उनको नमन है, उनको सलाम करते हैं हम इस बीटिंग रिट्रीट के ज़रिए। और हम एक सलाम करते हैं अपने पूरे उन लोगों को, देशवासियों को, जिन्होंने इस प्रजातंत्र को, इस प्रणाली को, इस देश को बरकरार रखा, मतलब जिस तरह से आज़ाद पाया था, खुशहाली की तरफ बढ़ता गया।
तो एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये 26 जनवरी का आखिरी उत्सव है, समापन दिवस जिसको आप बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट को, लेकिन इसका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज के दिन। प्रेसिडेंट आएंगे और प्रेसिडेंट जब आएंगी प्रेसिडेंट साहिबा, उनके साथ तीनों चीफ और CDS जो है मंच के साथ होंगे और तरह तरह के विभिन्न जो हमारे बैंड्स हैं, जो आर्म फोर्सेस का बैंड है, जो आर्मी का बैंड है, कंबाइंड बैंड जो डिफरेंट रेजिमेंट्स का है, जो एक ट्राई सर्विसेज बैंड है, एयरफोर्स का बैंड है, नेवी का बैंड है, और अब पिछले कुछ साल से इसमें जो बाकी सुरक्षा बल हैं उनके बैंड्स हैं, मेरे ख्याल में दिल्ली पुलिस का भी बैंड है। तो इस सारे के सारे मिलकर ये तस्वीर जरा दिखा दे दर्शकों की। देखिए अब पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनकी अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से वहां पर वो मुखातिब हैं। रक्षा मंत्री की मौजूदगी है और कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये समापन की ओर जा रहा है। जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन पूरा हमारा चलता है, ये समापन की ओर जा रहा है। और आप ये जो तस्वीर हम अभी आपको दिखा रहे हैं, अब जो राष्ट्रपति हैं वो आसीन होने वाली हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम एक बार दिखा रहे हैं। सलामी देंगे, राष्ट्रीय सलूट, मदद तक। आप सभी से आग्रह, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यहां से प्रस्थान करेंगे। तत्पश्चात बीटिंग रिट्रीट 2026 आरंभ होगा। तो ये तस्वीरें शुरुआत अब हो चुकी है राष्ट्रगान के साथ। हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी सर भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर KG सिंह भी जुड़ गए हैं। बख्शी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो तस्वीरें हैं ये समापन का तो रुख कर रही हैं, लेकिन आज भी वो 1950 के दौर से जो शुरू हुआ था, वो जो परंपरा हम निभा रहे हैं वो हमें और जोड़ती है देश से। ये धुन हमें बहुत जोड़ने वाली, जो कुछ ही देर में अभी प्रस्तुत करेंगे, जो तीनों सेनाओं के बैंड से। और अब कुछ ही पलों में बख्शी सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नेताजी के संकल्पों को दोहराते तीनों सेनाओं एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मिलिट्री बैंड्स विजय चौक की ओर अग्रसर होते नजर आएंगे। मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी खामी, दोबारा आपको कनेक्ट कराएंगे बख्शी सर। मैं हमारे साथ कर्नल मयंक चौबे सर भी जुड़े हुए हैं। मयंक चौबे सर, ये जो तस्वीरें, मैं वही सवाल है मेरा आपसे जो रहे थे कि 2016 से जो है पुलिस के बैंड्स भी इसमें शामिल हुए हैं। वैसे तो ये पूरी परंपरा फौज की है, जैसा कि बताया सर ने कि युद्ध के बाद में लोग वापस अपने खेमे में लौटते थे। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि खेमे में लौटने के बाद में जो दुश्मनी जो थी वो युद्ध भूमि में छूट जाती थी और फिर लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते भी थे। और एक तरीके से अब इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 1955 से ये उत्सव को जोड़ दिया गया है गणतंत्र दिवस के साथ में। तो ये 3 दिन गणतंत्र दिवस के बीतने के बाद में होता है, जैसे कि आज 29 तारीख को ये विजय चौक पर इसका आयोजन किया जा रहा है।
और बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। धीरे धीरे करते करते क्या किया है हमने कि अपनी पारंपरिक धुनों को इसमें शामिल किया है, और जिसको सैन्य शक्ति जो है वो कॉलोनियल पास्ट को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है, उसका एक नमूना हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। दयाल सर, ये जो सटीक तालमेल हम देख रहे हैं, जो भी परेड चल रही है, हर कदम देखिए, हर मोड़ देखिए, ऐसा लगता है कि अनुशासन और समर्पण की मिसाल है। हमारी भारतीय जो सेनाएं हैं वो कितनी अनुशासन से चलती हैं, ये तस्वीरें जब आती हैं तो ये एहसास और गहरा हो जाता है। देखिए, अगर आप ये धुन सुने तो कदम से कदम बढ़ाए चल, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना उन्होंने खड़ी की थी, ये उसकी धुन है। ये भारत की ये दिखाती है कि जो भारत का सैनिक है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से वो लड़ाई में उसकी वीरता के लिए उसको जाहिर करती है, उसका देश के लिए जो सेक्रीफाइस करने की उसकी कैपेबिलिटी है उसको शो करती है। और ये पूरी की पूरी एक तरह से जो उसका डिसिप्लिन है, जो उसकी लगन है, जो उसकी इंटीग्रेशन है, ये पूरी उसका तालमेल है। तो कदम से कदम बढ़ाए जा एक बहुत पुरानी धुन है, बहुत ऐतिहासिक धुन है, लोगों से बहुत जुड़ी हुई है, मतलब हर सैनिक से जुड़ी हुई है। आईएनए से स्टार्ट होकर आज तक आई है, तो मतलब इसमें जोश है और वो उमंग भरती है। बिल्कुल, ये तस्वीरें उमंग भरने वाली हैं और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बैंड्स हैं जिनके द्वारा ये प्रस्तुति चल रही है, और तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कर्नल चौबे सर, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में ऐसा लगता है कि पूरी कहानी कह रही है कि कैसा मजबूत इतिहास हमारा रहा है, कैसे हम इतनी दूर तलक चल के आए। जी सलोनी जी, आप अगर देखेंगे ना इनकी वर्दी जो होती है, वर्दी का एक एक पार्ट जो है एक पूरी कहानी गढ़ता है। जैसा कि आपने कहा था, अंग्रेज़ों के ज़माने में आपको ध्यान होगा कि लाल कुर्ती पलटन होती थी, लाल रंग की कुर्ती पहनते थे। उसका भी एक इतिहास था कि आखिर वो लाल रंग क्यों पहनते थे, क्योंकि वो चाहते ये थे कि अगर उनको ज़ख्मी हो जाए, खून बहे, तो वो खून जो है उनके साथी देखकर विचलित ना हो उसको। तो उनके कपड़े भी उसी रंग के होते थे कि अगर किसी प्रकार से उनको शारीरिक हानि पहुंचती तो उसको देखकर बाकी जो हैं उनके साथी परेशान ना हो। तो हर एक सेना के जितने भी यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म के अक्यूपमेंट्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ छिपा होता है, और एक सैनिक भली भांति जानता है कि वो अपने वर्दी पर क्या क्या धारण करता है और उसका क्या औचित्य है और उसकी क्या विशेषता है। तो ये बड़ा अनूठा दृश्य है। इस समय आप जैसे बता रहे हैं, अभी देखिए ये पाइप बैंड आ रहा है, ड्रमर्स अलग से प्ले करेंगे, तो बड़ा मनमोहक दृश्य हम देखने वाले हैं आज। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसे ड्रमर्स कॉल कहते हैं। जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, उन्हें हम बता दें, और ये वो पल होता है जब ड्रमर्स अपनी कलाबाजी से सबका दिल जीत लेते हैं। आप सुनिए जरा। तो अलग अलग धुनें हैं जो हम सुन रहे हैं, और पाइप एंड ड्रम बैंड की ये तस्वीर हम देख रहे थे। दयाल सर, सूबेदार एसपी चौरसिया ये इन्होंने रचित किया है, और ये मतलब ये जो पाइप बैंड है ये जिस तरह से परफॉर्म करा, अगर इसके बारे में आप थोड़ी डिटेल दे सकें दर्शकों को, क्योंकि उनके लिए मतलब ये एक एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, पाइप एंड ड्रम्स का जो कॉम्बिनेशन है, पाइप बैंड जो है, ये कहीं लड़ाई में सबसे पहले मैं समझता हूँ ईगल्स आए थे, और जब लौटकर जैसे खेमे में पहुँचते थे तो सेलिब्रेशंस में मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं पाइप्स और फिर जो है दूसरा बैंड, बिकॉज उनकी ट्यून्स, उनकी धुन सेलिब्रेशंस की इंडिकेशन है। ड्रम जो है वो एक तरह से अगर जब भी ड्रम्स बजते हैं तो आपके अंदर एक बहुत जोश बढ़ता है, मतलब वो एक ऐसी ड्रम एक ऐसी चीज़ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कंप्लीट इनडोमिटेबल जो स्पिरिट है
मतलब जो सोल्जर की स्पिरिट है, जो आर्म फोर्सेस की स्पिरिट है, उसको इंडिकेट करता है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अलग अलग धुनें हैं जो हम बता रहे हैं, जो ये पाइप बैंड प्ले कर रहे हैं। एक बार सुनवाएंगे भी दर्शकों को। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर केजी सिंह सर भी हैं। सिंह सर, ये जो फॉर्मेशंस हम देख रहे हैं, एरियल एंगल से हम दिखा रहे हैं दर्शकों को अलग अलग फॉर्मेशंस, और लंबी ट्रेनिंग लगती है इसके लिए। मतलब जो हमारे बैंड्स हैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसके बाद जब समापन समारोह में परफॉर्म करते हैं तो उतने ही दर्शक दीर्घा में लोग उत्साहित होते हैं उन्हें देखने के लिए। सिंह सर, देखिए ऐसा है, पहले तो जय हिंद, और आप सबको गणतंत्र दिवस की जो आज समापन समारोह है उस पर हम शुभकामनाएं और शुभेच्छा देते हैं, और ये आशा करते हैं कि आप यहाँ से जब वापस अपना कल से नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आएंगे तो याद रखेंगे हमारे देश के उन वीरों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया, और साथ में ही हमारे जहन में ये भी रहेगा कि किस तरीके से हमारी सेनाएं और अर्धसैनिक बल और पुलिस और दूसरे मिलकर हमारी सुरक्षा में कार्यरत हैं। तो जैसा आपने कहा कि यहाँ पर गणतंत्र दिवस से पहले एक चयन की प्रक्रिया होती है जिसमें सबसे बढ़िया लोगों को चुना जाता है, और डिफरेंट स्टेजेस पे ये चयन होता है। चयन होने के बाद उनको एक शिविर में इकट्ठा किया जाता है, और हर रोज़ वो सुबह बहुत तड़के जब हम रज़ाइयों में घुसे होते हैं और जब हमको कोहरा या धुंध सता रही होती है तो ये लोग उठ के अपनी वर्दी डालकर, और जैसा कि कर्नल साहब बता रहे थे, नयन साहब की किस तरीके से इस वर्दी में हर एक चीज़ का एक मतलब है और कैसे इसको सजाया जाता है। तो ये वर्दी पहनना आसान नहीं है, टाइम लगता है और उसको संभालना पड़ता है जी, और उसकी नंबर 1 को तैयार रखना पड़ता है आज के लिए, और बाकी प्रैक्टिस की दूसरी ड्रेस होती है। तो ये वो पहनकर सुसज्जित होकर हर रोज इसका अभ्यास करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमारे जल विशंबर भी बता रहे थे कि एक कमराटरी, एक मतलब लड़ाई में तो इसका दूसरा मतलब होता था, लेकिन यहाँ पर इन सब बैंडों में और इन सब समूहों में बन जाती है। आपने जो रिहर्सल के वीडियो भी देखे होंगे तो ये कुछ जब इनकी ब्रेक होती है तो कुछ ये मनोरंजन भी करते हैं, जैसे कि कई हम फिल्मी इसे और विस्तार देंगे। मेरे ख्याल से जीडी बख्शी सर भी जुड़ गए हैं, वो कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं तस्वीरों के साथ। सर, अभी हमने देखा है बहुत बड़ा चेंज एक आ गया, स्वदेशी धुनें, उसी से शुरुआत होती है, उसी में सराबोर पूरी शाम दिखाई देती है। ये कितना मोरल बूस्टिंग होता है उन लोगों के लिए जो सैनिक हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए। सर देखिए, ये जो मास्ड बैंड डिस्प्ले है पेजेंट्री का मेरे ख्याल सबसे शानदार नमूना है। दुनिया भर में इतना बड़ा मास्ड बैंड डिस्प्ले शायद कहीं और नहीं होता। इंग्लैंड जहाँ से कॉलोनियल ट्रेडिशंस हमने अपनी अख्तियार करी थी, वहाँ भी इतना बड़े पैमाने पे, इतने ग्रैंड स्केल पे इस तरह का मास्ड बैंड डिस्प्ले नहीं देखा जाता। ठीक है, इसमें जो है ना केवल मार्शल म्यूजिक है, मिलिट्री म्यूजिक है, बट सिंक्रोनाइज्ड ड्रिल है। जिस क्लॉकवर्क फैशन में आप मिलिट्री मनूवर्स, मिलिट्री फॉर्मेशंस अख्तियार करते हैं, चेंज करते हैं, कभी सर्कल में, कभी स्क्वायर में, कभी मार्चिंग में, और आपके देखिए ये आपके पाइप बैंड सामने आ रहे हैं। अभी आपने जो है वो पाइप्स एंड ड्रम्स देखे थे, ये आपका ब्रास बैंड सामने आ रहा है। याद रहे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 तक जो पाइप्स थी वो लड़ाई के मैदान में फ्रंट अग्रिम पंक्ति तक साथ जाती थी। जब वो नॉर्मैंडी पे लैंड कर रहे थे तो एक पाइपर पानी में कूदकर अपनी फर्स्ट असॉल्ट वेव्स के साथ बैक पाइप बचाता हुआ वो आ रहा था, ताकि वो जो है अपने जवानों की हौसला अफजाई हो, अपने जवानों का मनोबल ऊंचा हो, उमंग से उनका दिल भर जाए,
जोश से वो लड़ाई के मैदान में उतरे। मिलिट्री म्यूजिक एक बहुत अहम रोल है मिलिट्री लाइफ के अंदर, ठीक है। और ये जो रिचुअल्स हैं ये हमको अपने उद्गम स्तोत्रों से जोड़ते हैं। जैसे कि विशंबर दयाल साहब ने बताया, महाभारत काल में भी वो शाम को लड़ाई नहीं होती थी और बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी के बाद वो लोग अपने अपने खेमे में चले जाते थे। लेकिन आजकल तो सारी लड़ाई होती ही रात को है, तो चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन हमने ये जो सेरेमोनियल्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनको कायम रखा है। पूरा देश देखिए आज उनकी धड़कन बैंड की बीट के साथ में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा चल रहा है। मैं चाहूंगी कि लोग इसे महसूस कर पाएं इस धुन को। दयाल सर, अब ये जो हम फॉर्मेशन देख रहे हैं, अगर इसे आप थोड़ा एलैबोरेट कर पाएं हमारे दर्शकों के लिए। जय हो सुनाई दे रहा है। जब हम कह रहे थे ना मिश्रण जो है, मतलब हमारा जो ऐतिहासिक तौर पे आप भी बात कर रहे थे कि हमने इसको इंडियनाइज किया है, चीज़ों को मतलब स्वदेशी किया है। तो जो हमारी रेजिमेंट्स हैं ना, उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो बहुत पुराने हैं। उनको आप किसी तरह पुकार लीजिए, लेकिन रेजिमेंट का जो इतिहास है, रेजिमेंट की जो जवान उस इतिहास को मतलब जब पढ़ते हैं तो उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो जो पास्ट है हमारा वो बड़ा ग्लोरियस है। बेशक हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी रहे हो, लेकिन हिंदुस्तानी फौज का उसका तो साहब उसका कोई मुकाबला नहीं ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया के लिए जो सेक्रीफाइसेस किए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो फासिज्म के अगेंस्ट दुनिया के लिए, दुनिया को बचाने में जो हिंदुस्तानी जवान ने जो इंडियन मिलिट्री, जो इंडियन सिपाही है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसी तरह जो हमारी रेजिमेंट्स हैं उनके अंदर ट्रेडिशन, पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स किया हुआ है, और ये सारे ट्रेडिशन उसको दिखाते हैं। जहाँ तक मैं आपकी वो स्क्रीन पे मुझे दिख नहीं रहा जी, सुनते हैं अब ये धुन सुनते हैं। सेलिब्रेशंस हुई थी अपनी रिपब्लिक की, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और कर्तव्य पथ जिसको बोलते हैं, राजपथ के उधर राइट सैल्यूटिंग बेस के सामने से इस सॉन्ग को फर्स्ट टाइम इसमें मिक्स किया था। वीर सिपाही बज रही है अब, जो मेजर नसीर हुसैन द्वारा रचित है, जिसकी धुन हम अभी सुन पा रहे हैं। जीडी बख्शी सर, जो ये धुनें हम सुनते हैं, ये जो संगीत गूंजता है, ये एक तरह से जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, जो जाबाज हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, ये हम कह सकते हैं कि बीटिंग रिट्रीट जो है भारतीय सेना की कभी ना झुकने वाले शौर्य का एक संगीतमय अवतार है, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल। और देखिए ये पूरे देश को एक तार में जोड़ देता है। जब आप रिपब्लिक डे के मार्चिंग कंटिंजेंट्स देखते हैं, 1.4 बिलियन इंडियंस अपने अपने टीवी स्क्रीन्स पे वो देख के पूरा देश एक माला में गूंज जाता है। और अब मास्ट जब बीटिंग रिट्रीट होती है तो इतना अच्छा सिंक्रोनाइज मास बैंड डिस्प्ले दुनिया भर में कहीं और नहीं होता। और ये जो उमंग की धुनें हैं, ये हम सबको एक तार में जोड़ती हैं। हम सब भारतीय हैं, जो कि आपकी नेशनल कैडेट कोर का सॉन्ग है। और आपके देखिए जो स्टार्ट हुआ था वो आज़ाद हिंद फौज के हिंद के जवान हम, हिंद की है शान हम। आपको सुनकर बहुत खुशी होगी
कि जब भी हमारे रिक्रूट्स हमारे रेजिमेंटल सेंटर से पास आउट होते हैं, ये तराना बजाया जाता है आज़ाद हिंद फौज का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज। जब हमारे जेंटलमैन कैडेट्स ऑफिसर बन के अपनी पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेते हैं, तब भी जनरल शंकर रॉय चौधरी के टाइम से ये जो धुन है आज़ाद हिंद फौज की, इंडियन नेशनल आर्मी की, उसे बजाया जाता है। जो हमारा कौमी तराना है जन गण मन, वो भी पहली बार बैंड ट्यून पे बद्ध किया था आज़ाद हिंद फौज के मिलिट्री बैंड ने, ठीक है। और उसके पहले भी ये जब इंडस्ट्रियल लीजन जर्मनी में थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसका जो आईएनए का वर्जन है वो वहाँ पे बजाया गया था। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ सर, जो वायुसेना का बैंड है वो आ गया है, हम दर्शकों को यहाँ बताएं। बहादुर योद्धा विंग कमांडर जयचंद्रन द्वारा रचित वो संगीत, वो धुन सुनाई दे रही, एक बार सुनवा देते हैं। ये धुने हैं। अभी जय हो आपने सुना, स्टार्ट ही हमारा हुआ था कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, है? फिर देशों का सरताज यही भारत देश है, और सबसे मेरी जो फेवरेट है कैसा सुंदर और बहादुर भारत देश हमारा है, ए सुखदायक जननी तेरे चारों ओर उजियारा है। ये कितनी मोहक मनमोहक धुनें इंडिपेंडेंस के बाद इस ऊवर में, म्यूजिकल ऊवर में शामिल की गई हैं। ये देखिए गोधुली, जबकि गायें घर जाती हैं, अपने चौपाल में जाती हैं शाम को, उसको गोधुली, अब अलर्ट, ये कितनी सारी नई ये ट्यून्स हैं। आज़ाद भारत में इनको संगीतबद्ध किया गया है। बिल्कुल, और इन्हें जोड़ दिया गया है। अब स्वदेशी धुन हम बजाते हैं। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।